बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, आज बिलाखिर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया और फैसले के तहत बानी पीटीआई इमरान खान साहब को 14 साल कैद की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। साथ ही साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई दी गई। पीटीआई की तरफ से इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का कहा गया, जबकि हुकूमती जो पार्टी है उसकी तरफ से इस फैसले का खैर मकदम किया गया और ये इस पे बड़ा खुशी का इजहार किया गया। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से डिस्कशन करेंगे कि क्या वाकई ही ये आज का जो फैसला है वो बानी पीटीआई को सियासत से दूर कर देगा या इससे पीटीआई के वोटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस सारे मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई के रहनुमा जनाब रऊफ़ हसन साहब, और दूसरी तरफ कानूनी हवाले से इस फैसले पे मौक़िफ़ जानने के लिए प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मारूफ कानूनदान और साबिक़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब अशतर औसाफ साहब से। तो नाज़रीन, पहले इस पे बात करते हैं जनाब रऊफ़ हसन साहब से। रऊफ़ हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने एक बार फिर हमें व्यू पॉइंट के लिए टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि आपकी पार्टी ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है इसके फैसले को आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि आला अदालतों से पीटीआई को रिलीफ मिल पाएगा? बहुत मेहरबानी इमरान साहब आपकी। देखिए, इस केस में है ही कुछ नहीं है, ये तो कैंगरू कोर्ट का फैसला है और जो उनको हुक्म सादर किया गया उसी के मुताबिक उन्होंने फैसला लिख के आपके हाथ कर दिया। पता नहीं फैसला भी जज ने लिखा है कि नहीं लिखा, हमें तो यकीन है कि उसने लिखा नहीं है, बल्कि एक लिखा लिखाया फैसला जो है उसको हैंड ओवर किया गया और उसने पढ़ के सुना दिया। उसमें भी सुना कि बहुत गलतियां थी उसके पढ़ने में भी। इसका चूंकि कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, कोई इसका लीगल बेस नहीं है, इसलिए ये सुपीरियर जुडिशरी में एक जो पेशी है उसकी भी मार नहीं सह सकेगा। तो हमें पूरा यकीन है इमरान साहब बिल्कुल कि जब ये अपील जाएगी, होपफुली इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में चली जाएगी, तो उसके बाद जो ही ये फिक्स होता है खान साहब को इंशाल्लाह ताला बेल मिलेगी और वो बाहर आ सकेंगे। सर, शौकत यूसुफ साहब ने इस फैसले को सियासी इंतकाम करार दिया है। क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं कि ये कोई सियासी इंतकाम है? ऑब्वियसली इमरान साहब, और क्या है, जब किसी चीज़ का लीगल बेस नहीं होता तो फिर वो सियासी बुनियाद के ऊपर ही, ऐसे खान साहब के खिलाफ तो जितने भी मुकदमे हैं वो तमाम सियासी बुनियादों के ऊपर ही कायम किए गए हैं और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि खान साहब को पोलिटिकल लाइफ से बाहर रखा जाए। लेकिन पहले भी आपको पता है कि 4 जो मुकदमे थे उसमें खान साहब या तो वो मुकदमे ही ख़त्म हो गए हैं या फिर बेल आउट हो चुके हुए हैं, और ये जो है इसका हशर भी बिल्कुल वैसा ही होगा। इसीलिए इन्होंने ये मुकदमा बहुत ड्रैग किया है, 1 साल से ज़्यादा तक ये सुनते रहे हैं। इनको पता था कि ये सुपीरियर कोर्ट्स में ये इसको डिफेंड नहीं कर सकेंगे, सो इनका चूंकि मोटिव ये था, इनका जो मकसद ये था कि खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा अरसा पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उससे दूर रखना है, तो इसलिए उन्होंने इस केस को ड्रैग किया। तो अब जबकि फैसला आ गया, हमारे लिए आसान हो गया, हम इस पर अपील में जाएंगे और इंशाल्लाह ताला खान साहब को बेल मिल जाएगी, फौरी तौर के ऊपर मिल जाएगी। रऊफ़ साहब, आप तो इसको फ़ायदा करार दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब तो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी तारीख का बहुत बड़ा फैसला है। सुन लें वो क्या कहते हैं, फिर आपकी राय जानते हैं। सुनाए जी, अताउल्लाह तारड़ साहब क्या कहते हैं। जी सर, वो तो कहते हैं कि आप अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहे और सज़ा बिल्कुल मेरिट पे सुनाई गई है। इस साहब का शजरा नसब ज़रा आप बयान कर दें लोगों के लिए, ताकि वो समझ जाएं कि किस तरीके से ये पाकिस्तान की अदालतें खरीदते रहे हैं, ये पूरा फैमिली जो थी। और मेरा ख्याल है कि उसके बाद फिर इनकी जो खोखलापन है इस स्टेटमेंट का वो जाहिर हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो कि ब्रीफ केसेस लेके जाते थे, इनकी फैमिली के लोग, और जाके इन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट खरीदी थी। उसके बाद आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी हुआ था। इनकी जो ट्रेडिशन है, इनकी जो लिंकेज है वो बड़ी घिनौनी है। तो इनकी किसी बात के ऊपर मेरे ख्याल है, मेरे पास तो इतना वक्त नहीं होता कि मैं इनकी बात सुनूं भी। आपने सुनवा दी है तो मजबूरी थी, सुन ली है। ये जो इनकी क्लेम है ये आप बेल एप्लीकेशन मूव होने दें और उसके पास देखिएगा कि इसका खोखलापन आपके खुद ही आपके सामने आ जाएगा जी। अच्छा रऊफ़ साहब, एक तरफ ये फैसला आ गया, दूसरी तरफ पूरी कौम की जो नज़रें हैं अगर सियासी तौर पे देखा जाए तो वो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पे हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में इस मुस्तकबिल की सियासत का फ़ैसला होगा। तो क्या आप समझते हैं कि इस फैसले से उन मुज़ाकरात पे कोई असर पड़ेगा?
इमरान साहब, खान साहब ने कुछ दिन पहले मीडिया से, जेल में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जी मुझे जो सज़ा होती है इसका कोई फैसला जो है मुज़ाकरात के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो उनका चूंकि ये खुद फैसला है तो इसलिए मुज़ाकरात तो जारी रहेंगे, लेकिन जो हमने उनको रिटन फॉर्म में अपनी डिमांड्स दी हैं, अगर उसके ऊपर एक हफ्ते के अंदर सब्सटेंटिव प्रोग्रेस नहीं होती तो फिर उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम मुज़ाकरात किसी बामकसद नतीजे पर पहुँचने के लिए कर रहे हैं। हम कोई कमेटी नहीं खेलेंगे, हम मीटिंग नहीं खेलेंगे। हम चाहते हैं कि हर जो भी मीटिंग हो उसमें कोई ना कोई सब्सटेंटिव फैसले सामने आए और हुकूमत की जो सीरियस इंटेंट है वो सामने आए। अगर वो सामने नहीं आएगी तो फिर हमारे नज़दीक मुज़ाकरात जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन एनी केस खान साहब ने खुद ही 31 जनवरी की जो डेडलाइन है वो भी मुकर्रर की हुई है कि बाहर सूरत 31 जनवरी से पहले जो भी फैसला होना है वो होगा, और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है या नहीं इसका भी फैसला 31 जनवरी से पहले ही होगा। और उसके लिए अशद ज़रूरी है कि ये जो अगली मीटिंग हो रही है, जो कि हुकूमत के अपने स्टेटमेंट के मुताबिक एक हफ्ते के अरसे में होगी, कल के बाद, सो ऑब्वियसली अगले हफ्ते के मिडल में कहीं होगी, उसमें हम जो अपने जो कमीशंस के बारे में जो हमारे मुतालबात हैं उसके ऊपर अगर कोई सब्सटेंटिव प्रोग्रेस नहीं होती तो उसको हम कंस्ट्रू करेंगे कि ये हुकूमत की लैक ऑफ सीरियसनेस जो है उसको जाहिर करती है। तो इन हालात में फिर हमें डेफिनेटली अपनी जो हमें आप रिव्यू करना पड़ेगा कि जो हमने क्या फैसले करने हैं, किस तरीके से इनको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। राव साहब, यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अब PTI के दो मेन मुतालबे थे, एक ये जो है जुडिशल कमीशन और दूसरा सीरान की रहाई। तो अब अगर हुकूमत की तरफ से जुडिशल कमीशन बना दिए जाते हैं तो बानी PTI तो क्योंकि अब कॉन्विक्ट हो चुके हैं तो उनकी रहाई तो अब उस तरह से मुज़ाकरात में शामिल नहीं रहेगी। देखिए, मुज़ाकरात में तो ये हमने तो उनकी रहाई को डाला भी नहीं है ना, कि हमने तो ये कहा है कि जी दो हमारे मुतालबे हैं। एक तो असीरान की रहाई, वो जो असीरान की रहाई को भी हमने डिफाइन कर दिया है कि जी किस तरीके से उनकी बेल्स के रास्ते में जो रुकावट हैं, उनके ड्यू डिलिजेंट प्रोसेस के रास्ते में जो रुकावटें हैं हुकूमतें डाल रही हैं, पंजाब की हुकूमत खासकर डाल रही है, उसको निकाला जाए, उसको ख़त्म किया जाए, ताकि उनको कानून के मुताबिक जो है उनको रिलीफ जो है वो मिल सके। दूसरा मुतालबा हमारा कमीशन बनाने का। कमीशन जब बनेंगे उसके बाद देखा जाएगा कि इसके क्या फैसले आते हैं। वो क्या कहते हैं कि 9 मई को क्या हुआ, वो क्या कहते हैं कि 26 से 27 नवंबर को क्या हुआ। उसके बेसिस के ऊपर ही फिर अगर दोबारा पिटिशंस मूव करनी पड़ेंगी अदालतों में तो मूव की जाएंगी। लेकिन ये बेसिक काम है, ये लाजमी कमीशंस बहुत पहले बन जाने चाहिए थे ताकि हकायक जो हैं वो आश्कार हो सकते और हकायक की बेसिस के ऊपर सब लोग अपना फैसला कर सकते कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। हमारे नज़दीक जो बेसिस बना के पनिशमेंट्स अवॉर्ड की गई हैं बहुत सारे हमारे कारकुनान को, वर्कर्स को, वो इंतहाई नाजायज़ और गैर हकीकी हैं और बिल्कुल फ्रॉडुलेंट बेसिस के ऊपर उनको पनिशमेंट्स अवॉर्ड की गई हैं। तो ये अगर अपनी कमीशन एक अच्छा काम करते हैं, जेन्युइन काम करते हैं, आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं, तो आपके सामने भी आश्कार होगा, बाकी सब के सामने भी आश्कार होगा कि वो तमाम बेसिस जो हैं वो पनिशमेंट्स अवॉर्ड करने की वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो मौजूद ही नहीं है। ये लोग मुजरिम नहीं है। राव साहब, बात सियासी जो तज्जिया कर रहे हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम ऐसा है कि इसमें चीज़ें लिंगर ऑन होती रहती हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, तो आज के फैसले से शायद बानी PTI जो हैं वो एक तवील अरसे तक सियासत से बाहर हो जाएंगे। क्या इस बात का कोई अंदेशा आपके नज़दीक भी है? नहीं जी, बिल्कुल मुझे नहीं लगता। मैंने पहले भी आपके मेरे ख्याल पहले और दूसरे सवाल के जवाब में भी अर्ज किया था कि अब ये बेल स्टेज के ऊपर आ गई है, हाई कोर्ट में बेल होगी और वो बेल मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते मूव हो जाएगी। उसको ड्रैग नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन है कि वो बहुत थोड़े अरसे में वो हियरिंग के लिए फिक्स होगी और जब हियरिंग के लिए फिक्स होती है तो उसके बाद इस बेल मिलना जो है वो एक इनएविटेबल होगा, उसको डिनाई नहीं किया जा सकेगा। सर, जो वफाकी वजीर हैं कानून तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो कहते हैं कि जी ये अदालतों से तो शायद ना हो, PTI को इसके लिए सदर ममलिकत के पास रहम की अपील के लिए जाना पड़ेगा। सुन लें वो क्या कहते हैं, फिर आपसे जानते हैं कि क्या PTI जाएगी सदर के पास ऐसी सूरत हाल में। सुनाया फरमाते हैं वजीर कानून। जी सर, क्या PTI इस ऑप्शन को अवेल करेगी? शैतान लोग शैतानी गुफ्तगू ही कर सकते हैं। इंसाफ का बैकग्राउंड जो है वो साबित करता है कि ये शैतानियत कर रहे हैं। हमारे DNA में ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं है भाई। खान साहब बारहा कह चुके हुए हैं कि वो अदालतों से इंसाफ लेके बाहर आएंगे और वही एक रास्ता है जो उन्होंने अपने लिए चुना है और वही रास्ता इंशाअल्लाह ताला वो खुल रहा है और वो चंद दिनों की बात है, सामने आ जाएगा।
राव साहब, गुज़श्ता 2-3 रोज़ जो हैं उसमें बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ के साथ मुलाकातों का बड़ा चर्चा रहा, तो ये क्या वजह है कि पहले इस मुलाकात की तस्दीक की गई फिर इसकी तरदीद की गई, ये बार बार तस्दीक और तरदीद वाला मामला क्यों रहा? नहीं जी, अब कोई तरदीद का मसला नहीं है। खान साहब ने खुद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसके बारे में बात की है और कहा है कि जी मुलाकात हुई है, खुश आइंद है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद करते हैं कि ये मुलाकात जो है, ऐसी मुलाकातें फिर होंगी, बढ़ेंगी, और बातचीत जो है मुल्क के बारे में, मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में, अवाम के मुस्तकबिल के बारे में, वो उसमें भी प्रोग्रेस होगी, वो भी आगे बढ़ेगी ताकि मसाइल का हल जो है वो तलाश किया जा सके। अब लाजमी बात है कि जी हुकूमत वक्त के इंटरेस्ट में तो ये नहीं है कि ये मुलाकात या ये जो बातचीत हुई है ये कामयाब हो, क्योंकि इस बातचीत का नतीजा तो इनकी हुकूमत के ख़त्म होने के ऊपर मुनतज है ना जी, वो ख़त्म वही जाएंगे तो मैंडेट जो है वो रिट्रीव होगा पीटीआई के लिए। तो ये तो लाजमी बात है कि उसके रास्ते में हर किस्म के रोड़े अटकाएंगे, हर किस्म की दीवार खड़ी करने की कोशिश करेंगे, और जो ये कर रहे हैं इनकी नेगेटिव गुफ्तगू जो है वो भी इस चीज़ की गमाजी करती है कि ये बिल्कुल खुश नहीं है इस मुलाकात से, और यही चीज़ जो रिफ्लेक्ट करती है जो हमारी नेगोशिएशंस हो रही हैं उसमें भी इनके रवैये जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो ये तमाम चीज़ जो है वो इस चीज़ को सिर्फ साबित कर रही है, बार बार साबित कर रही है कि ये लोग जो है खौफजदा हैं और उनको पता है कि इनके दिन शायद गिने जा चुके हुए हैं, इसलिए ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी बातचीत हो या फिर ये जो मुज़ाकरात हैं इसके दोनों के रास्ते में ये इसको ये नेगेटिव तरीके से इसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे। राव साहब, ये फरमाइएगा कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी जो हैं उनके घर आज अपोजिशन रहनुमाओं की जो बैठक हुई है उसमें पीटीआई के लोग भी शामिल थे। आप क्या समझते हैं कि इस मीटिंग का बुनियादी मकसद क्या था? क्या इसका भी एजेंडा बानी पीटीआई की रहाई थी या कुछ और भी था? देखिए, अगर इस मुल्क में आइन और कानून को रिवाइव करना है जो कि पीटीआई का बेसिक मकसद है, अगर इसमें रूल ऑफ लॉ को रिवाइव करना है, अगर इसमें इंसानियत और अखलाकियात के जो असूल हैं उनको रिवाइव करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि इन तमाम चीज़ों में बिलीव करती हैं, अदर दैन द रूलिंग पार्टीज़ जो कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है, वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हों। हमने कोशिश की थी, 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी हैं। अब कोशिश हो रही है कि कुछ और पार्टीज़ जो कि ऐसे ही ख्याल रखती हैं, जो आइन और कानून की रिवाइवल के लिए जद्दोजहद का हिस्सा बनना चाहती हैं, उनको भी इंकरेज किया जाए कि वो भी इस प्लेटफॉर्म में शामिल हो। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ जो मुलाकात है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में हुई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मुलाकात आगे बढ़ेगी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी जो है आइन और कानून की रिवाइवल की लड़ाई जो है उसमें शरीक कार होंगे, उसमें उसका हिस्सा बनेंगे। सर, ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई, ये जो आज सज़ा है, इससे और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाने से पीटीआई का जो वोटर सपोर्टर है, जो आम कारकुन है, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? पहली जो सलाहें हुई थी उससे क्या फ़र्क पड़ा था? और ज़्यादा वो एंथुसियास्टिक हुआ था, और ज़्यादा पैशनेट हुआ था, और ज़्यादा पुरजोश हुआ था, और जज्बा जो है वो पैदा हुआ था। ये सज़ा भी ऐसा ही एक जो क्या कहना चाहिए, वो इसका भी असर जो है वो उस जैसा ही होगा। हमारा एक्टिविस्ट जो है, हमारा वर्कर जो है, वो इस किस्म की बातों से कभी डिस्कंटेंट नहीं होता, कभी डिसअपॉइंट नहीं होता। खान साहब ने उनकी ट्रेनिंग ही ऐसे की हुई है। लेकिन आज कोई कारकुनों की तरफ से इस फैसले के खिलाफ कोई एहतजाज तो नजर नहीं आया खास कोई। खान साहब ने जो अहकामात सादर किए थे उसके मुताबिक उन्होंने कहा था जी कि पार्लियामेंट के अंदर और उस स्टेज के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की जाए। वो तमाम चीज़ें हमने की हैं। एहतजाज की कोई कॉल ना हमने दी है, ना खान साहब ने हमें डायरेक्ट किया है कि ऐसी कोई कॉल होनी चाहिए। राव साहब, आखिर में सिर्फ ये फरमाइएगा कि आप मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी सियासत का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? पाकिस्तानी सियासत का मुस्तकबिल जी रोशन हो सकता है अगर पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो हुकूमत में आए। ये लोग जो हैं ये बैंडिट्स हैं, ये डाकू हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। ये सियासतदान नहीं है, ये बिजनेसमैन हैं। इन्होंने लोगों के ज़मीर खरीदे हुए हैं, इन्होंने लोगों के वोट खरीदे हुए हैं। ये उसी तरीके से बार बार ये शहर इक़्तिदार में विराजमान होते रहे हैं।
सियासत का वजूद, सियासत का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ब्राइट हो सकता है अगर ये लोगों को एक आईनी तरीके से, एक कानूनी तरीके से, एक सियासी तरीके से बाहर निकाला जाए। और मैं फील करता हूं कि उसका वक्त आ गया है और देख रहा हूं कि मैं अनकरीब ये लोग जो है ये सियासत के दायरे से खारिज हो जाएंगे और जो जेन्युइन सियासतदान हैं जिनके नज़दीक मुल्क की फलाह जो है वो उनका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है, वो लोग आएंगे। और बहुत ज़रूरी है कि आइन और कानून की अमलदारी हो, बहुत ज़रूरी है कि अखलाकियात और इंसानियत का जनाजा न निकाला जाए रोज़ सुबह दोपहर शाम। बहुत ज़रूरी है कि सियासी कुव्वतें जो हैं, जेन्युइन सियासी कुव्वतें जो हैं वो आपस में मिल के कोशिश करें कि मुल्क में एक ऐसा चार्टर जो है वो रिवाज किया जाए जिसको कोई वायलेट ना कर सके और मुल्क स्मूथली आगे बढ़ सके। और कल की जो मुलाकात है इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो भी इसी तनाजुर में देखी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आपने साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका ये मानना है कि जेन्युइन सियासतदान आके आगे जब बागडोर संभालेंगे तो मुल्क की सियासत का मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से राय जानेंगे नामवर और मारूफ कानूनदान और साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब अख्तर औसाफ साहब की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले आपसे जिक्र किया था कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम 190 मिलियन पाउंड फैसले के हवाले से बात करेंगे मारूफ कानूनदान जनाब अख्तर औसाफ साहब से। थैंक यू वेरी मच अख्तर साहब, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि 190 मिलियन पाउंड का जो आज ये फैसला आया है, आपके इस हवाले से क्या कमेंट्स हैं? क्या इस फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए हैं? देखिए, इंसाफ के तकाजे पूरा करना तो कोर्ट का काम है और उसमें आपको देखना पड़ेगा तीन चीज़ें। एक कि प्रोसीजरल जो काम है वो प्रोसीजर के मुताबिक है जो कि प्रिस्क्राइब है। दूसरा कि आपने हक दिया दिफा करने का। और तीसरा कि आपने जो है वो प्रोसिक्यूटर का केस जो है उसको किस तरीके से देखा। अब ये तीनों बातें जो है ये इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी केस के फैसले के मुकदमे कि उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे हों। लेकिन जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ये है कि ये वर्डिक्ट आ गया और इस वर्डिक्ट के ऊपर पीटीआई की तरफ से कोई एहतजाज वगैरह कुछ नहीं। आपने नोटिस किया होगा कि इसके अंदर कोई इस तरह का किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई शोर नहीं मचा। ये सब शायद इसकी वजह यह है कि इतना देर से केस चल रहा था तो लोगों को भी समझ आ गई कि ये केस है वो है क्या। लोगों को ये बात समझ आ गई कि ये प्रॉपर्टी जो है ये खरीदी गई, किसी के पैसे से की गई, ट्रांसफर की गई एक ट्रस्ट के नाम, जो ट्रस्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। कुछ बताएं क्यों कोई करेगा जब तक फायदा नहीं होगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये पैसे जो हैं ये मलिक रियाज साहब के अकाउंट में जमा नहीं हो सकते और वापस कर। तो वहाँ पे एक जुडिशियल वर्डिक्ट भी आ गया, उस वर्डिक्ट को भी इन्होंने चैलेंज नहीं किया। तो ये ओपन एंड शट केस बन गया जिसके अंदर अब्यूज ऑफ अथॉरिटी का केस बन जाता है और उसके अंदर ये सजा। क्या आप समझते हैं कि इस फैसले के हुकूमत और पीटीए के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पे भी कोई असरात मुरतब होंगे? मेरा नहीं ख्याल असर पड़ना चाहिए, क्योंकि वो अगर मुज़ाकरात सीरियस हैं तो वो मुज़ाकरात होंगे पॉलिटिकल साइड के ऊपर। और वो मुज़ाकरात जो है वो इमरान खान के लिए नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान तो कॉन्विक्ट है और कॉन्विक्ट्स के बारे में तो नेगोशिएशंस नहीं होती। सर, कुछ पीटीआई के रहनुमा इस फैसले को सियासी इंतकाम करार दे रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, सियासी इंतकाम तो उस वक्त हो ना जबकि कोई इलेक्शन के मामलात हों कि आप उसको डिस्क्वालीफाई कराना चाह रहे हैं, ये है वो है, इस तरह की बातें। तो वो तो मुझे जिस तरह जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गए थे पीटीआई वाले भी और जमात इस्लामी ने भी और शेख रशीद, तीनों ने केस दायर किए थे, वो पॉलिटिकल केसेस थे। यहाँ तो केस जो है उसमें जो है वो नैब प्रोसिक्यूट कर रही है और ये केस जो बना है ये तो बड़ा साफ आयाम वाला केस है कि एक पर्टिकुलर रकम जो है, और आप याद करें कि पीटीआई वाले कितना इसके बारे में ढोल मचाते थे
कि जी हम वाहिद हुकूमत हैं जिसने बाहर से पैसे रिकवर किए हैं और इतने ढेर सारे पैसे रिकवर किए हैं। तो किसके पैसे रिकवर किए थे? उस वक्त क्या कहते थे कि वो पैसे थे हैं अवाम के पैसे हैं, जो हम अवाम के, ये उन्हीं का केस है ना कि अवाम के पैसे हम वापस लेके आ रहे हैं। आप रिमाइंड करके देख लें वो सारी चीज़ें। और अब ये कहना कि ये तो कोई केस ही नहीं बनता, ये सियासी इंतकाम है, ये शायद आफ्टर थॉट है। अख्तर साहब, ये फरमाइएगा कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मौजूदा हुकूमत हो या माजी की हुकूमतें हों, इस तरह के मुकदमात में सियासी इंतकाम लेने के लिए अदलिया को इस्तेमाल किया जाता है। क्या वाकई ही ऐसा है, और अगर है तो क्यों? पॉलिटिकल क्वेश्चंस ना लेके जाएं और जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको क्रिमिनल लॉयर्स ही हैंडल करें। क्रिमिनल केसेस को शवाहिद की बुनियाद के ऊपर आप लड़ें, बजाय इसके कि आप जजेस के दशनाम तराजी करें, उनको बुरा भला कहें, उनसे कहें कि जी वो बायस हैं, या उनसे कहें कि जी वो मिले हुए हैं, और कोर्ट्स के मतलब कहें कि ये जो फैसले दे रहे हैं ये पॉलिटिकल फैसले हैं। ये जब आप इस तरह की बात करते हैं ना, तो बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होता है। वो इसलिए क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो देखते हैं कि आपका कोर्ट सिस्टम कैसा है। अगर हमारे डिस्प्यूट हो जाएं तो क्या हमें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा? तो जब आपके अपने ज़ोमा, आपके अपने प्राइम मिनिस्टर, आपके अपने लोग, एक्स प्राइम मिनिस्टर ये कहें कि जी हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं मिल सकता, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? आप अपने मुल्क को इन्वेस्टर्स से एक अनफ्रेंडली किस्म का जो है मैसेज दे रहे हैं। डोंट डू दैट। मुझे और आप भी देखिए, हमारी जब भी गुफ्तगू हुई है, हमारी गुफ्तगू हमेशा कोर्ट केसेस के बारे में ही हुई है। कभी आपने मुझसे सवाल पूछा कि हम कौन सी जो हैं रिफॉर्म्स लेके आएँ ताकि लोगों को आसानी से इंसाफ मिल सके? हम कौन से रिफॉर्म्स लेके आएँ जिसके ज़रिए जो है वो सहल हो जाए सारे काम? हम कौन से रिफॉर्म्स लेके आएँ जिसके ज़रिए जो है वो अदालत का भी वक्त बचे और आवाम का भी वक्त बचे? मैंने और आपने कभी इस पर गुफ्तगू नहीं की। वजह ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं कोर्ट केसेस पे, और नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है। हमें पॉजिटिव बातें करना चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पीटीआई की जो क़यादत है उसने ये आज के फैसले को आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान किया है। आपके ख्याल में आला अदालतों से पीटीआई को कुछ रिलीफ मिलेगा? और इसके अलावा ये कि अगर मिलेगा तो कितने फ़ीसद इसके चांसेस आपको नज़र आते हैं? देखिए, मैं चूँकि इस केस को फॉलो कर रहा हूँ, इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जुडिशल वर्डिक्ट एक दिया था। जब सवाल ये उठा कि क्या ये पैसे जो हैं ये सही अकाउंट में गए हैं या ये पैसे हुकूमत के पास जाने चाहिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वर्डिक्ट दे दिया कि ये पैसे जो हैं वो बहरिया के अकाउंट में नहीं जाने चाहिए थे, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जाने चाहिए या फेडरल गवर्नमेंट को जाने चाहिए। जब ये फैसला आ गया तो फिर वो सारी बातें कि जी एक पर्टिकुलर ज़मीन ख़रीदी गई, फिर एक और कितना ज़मीन का ख़रीदा गया, और उसको ख़रीदने वाला जो है वो कोई और है, और उसका मलकियत जो है वो किसी और के नाम, फिर वहाँ से वो मुंतकिल होता है एक ट्रस्ट के नाम, और वो ट्रस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर मुझे बताएं, ये सारे जो हैं लिंक्स उस चेन का हिस्सा बन जाते हैं जिस चेन में ये सारा कुछ किया गया, जिसको आप कहेंगे एब्यूज़ ऑफ पावर, एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, मिस अथॉरिटी, एक्सेसिव यूज़ ऑफ अथॉरिटी, ये उस केस में के जुमरे में आता है। अख्तर साहब, ये फरमाइएगा कि वफाकी जो वुज़रा हैं उनकी तरफ से आज के फैसले को पाकिस्तानी तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला करार दिया जा रहा है। आपके इस बारे में क्या राय है? क्या वाकई ये बहुत बड़ा फैसला है? देखिए मेरा ख्याल है हुकूमत को भी इस बारे में शायद कुछ कहना नहीं चाहिए, बिकॉज ये तो नैब की प्रोसिक्यूशन है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कह रही है कि ये तारीख का एक बड़ा फैसला है, तो बिल्कुल बड़ा फैसला है। जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो हम मुतहारब हो जाते हैं। मुतहारब अगर ना हो और हम कहें कि जनाब इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि अच्छा काम भी अगर बुरे तरीके से करेंगे तो वो बुरा हो जाता है। तो ये चीज़ मलूज़ खातिर रखनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको क्या हक हासिल है कि आप अपने नाम से या अपनी मर्ज़ी का एक इदारा कायम करें और उसको इस तरीके से करें और अपनी जेब से कोई धीरा न दें?
ये तो बड़ी गलत बातें हैं और हमें शायद अपनी कंसंट्रेशन जो है वो लॉ मेकिंग की तरफ, हमें इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ, और जो मैं एक बार बार कहता हूँ चार्टर ऑफ टॉलरेंस की तरफ, हमें उस पर अपनी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब। नाज़रीन, आपने अख्तर साफ साहब की गुफ्तगू सुनी। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमास इसराइल मुआहदे को लेकर ख़ास तौर पे जंग बंदी का जो मुआहदा उस पर, और अमरीका और ईरान के मुस्तकबिल में क्या ताल्लुकात हो सकते हैं, क्या अमरीका वाकई ही ईरान पे स्ट्राइक करने जा रहा है, इस सारे सवालों के जवाब आज जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमास इसराइल जंगबंदी का मुआहदा जो है वो कितना पायदार साबित होगा या हो सकता है, और उसके अलावा ख़ास तौर पे ये कि एक तरफ ग्रेटर इसराइल का मंसूबा और दूसरी तरफ ये जंगबंदी ये कितनी देर तक कायम रहेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे इस सेगमेंट में कि ट्रंप इंतज़ामिया के इक़्तिदार संभाल लेने के बाद ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात किस नहज पे जाएंगे। इन सब सवालों के जवाब आज जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि ये जो हमास इसराइल जंगबंदी का मुआहदा है ये आपको कितना पायदार नज़र आता है? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि एक मेरे ख्याल में एक बड़ी डेवलपमेंट है मिडिल ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, और मैं समझता हूं कि सेलिब्रेशन से गजा में तो सेलिब्रेट वही लोग करते हैं जहां जिनकी विक्ट्री होती है। तो ये हमास की विक्ट्री है, और क्योंकि इन्होंने मजबूर किया है इसराइल को, वो घुटनों पे आए, उन्होंने हमास से ही बातचीत की जिनको वो पॉलिटिकली मिलिटरीली एलिमिनेट करना चाहते थे, वो नहीं कर सके, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में फेल हुए और हमास की विक्ट्री हुई। और इसके साथ साथ देखें कि मेरा ख्याल में मैं इसका क्रेडिट भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को देता हूं। ऑल्दो जब से ये बात हुई है तो अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रही है कि हम 6 महीने से लगे हुए थे, लेकिन 6 महीने से पहले पिछले 15 महीनों में वो इजराइल को वेपन्स भी दे रहे थे, एमुनेशन भी दे रहे थे, और फिर तो अनफॉर्चुनेटली जो किलिंग्स हुए तो उनमें भी तो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ट्रंप ने शुरू कहा था मेरे और चेकिंग से पहले ये सिलसिला हो, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जो उनके स्पेशल इनवाइट थे स्टीव विटकॉफ, वो दोहा में थे पिछले कई दिनों से, और पिछले सैटरडे को वो उन्होंने कहा कि मैंने नेतन्याहू से मिलना है, तो उनको बताया गया कि नेतन्याहू सैटरडे को अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो उसमें कोई रिलीजियस डे है उनका, लेकिन ही सेड कि उनको बताया जाए कि वो मुझसे हर हालत में मिले। ही मेड इट श्योर, और वो वहां पे गए, वहां जाके उन्होंने डेडलाइन रखी कि आपने सीज फायर को एक्सेप्ट करना है। सो मेरा ख्याल में क्रेडिट हम देते हैं ट्रंप को। अब जहां तक बात है कि इसमें 3 फेजेस में प्लान किया गया है। फेज 1 इज फॉर 42 डेज जो संडे से स्टार्ट होगा, और इसमें ये है कि इनिशियली एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर से 33 जो उनके हॉस्टेजेस से और 1000 के करीब फलस्तीनी रिलीज होंगे, और इसके अलावा जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इसमें जो अर्बन सेंटर्स में जो लोग बैठे हैं, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस वो वहां से निकल जाएंगे और लोग अपने घरों पे वापस जा सकते हैं। घर तो नहीं है लेकिन वो रूइंस में भी जाएंगे, लेकिन जिनके साथ अटैचमेंट उनकी होगी वहां पे। और सेकेंड और थर्ड फेज की जो बातचीत चल रही है कि आउटलाइन तो ऑलरेडी उन्होंने बनाया कि सेकंड फेज में क्या होगा, थर्ड फेज में क्या होगा। इसी फेज 1 में उस पर फर्दर बातचीत होगी। सेकंड फेज में ये फर्दर एक्सचेंजेस होनी है, इजरायली फोर्सेस ने विड्रॉ करना है, और थर्ड फेज में ये है कि उसमें जो है कि रिकंस्ट्रक्शन की बात होनी है कि जो फलस्तीन की जो गजा की सिचुएशन है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ लॉन्ग इसमें क्या ये बरकरार रहेगा। अनसर्टेनिटी जरूर है, लेकिन आज इजरायली कैबिनेट ने भी थोड़ी देर पहले इतला थी कि उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है, लेकिन मेरा ख्याल में अनसर्टेनिटी जरूर है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन दे विल इंश्योर कि ये सीज फायर कंटिन्यू रहे, क्योंकि अब इनिशियली इट इज टेम्परेरी सीज फायर, लेकिन मैं ओवरऑल समझता हूँ इट इज विक्ट्री फॉर द गजा के लोगों के लिए। ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे एक सवाल ये जरूर पैदा होता है
कि आप जिसको मर्जी क्रेडिट दें, लेकिन 15 माह में 85,000 टन बारूद गिराने के बाद और 47,000 फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद ये जो ट्रंप इंतज़ामिया या अमेरिकी इंतज़ामिया जागी है और इन्होंने ये जंगबंदी कराई है, तो ये पहले इस तरह का कदम क्यों नहीं उठाया गया? लेकिन जी वो पहले तो सारे मिले हुए थे ना, उनको सबक सिखाना चाहते थे अनफॉर्चुनेटली। इसलिए मैंने कहा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो इसमें इक्वली इन्वॉल्व थी, क्योंकि जिस तरीके से टनों के हिसाब से वेपन्स अम्युनिशन बारूद वहां पे गया तो इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व थी। वरना 1.5 साल 15 महीने में ये सीज फायर होना चाहिए। ट्रम्प ने तो एटलीस्ट ये किया कि एक डेडलाइन दे दी थी कि 22 से पहले चीजें आप सेटल करें वरना हालात खराब होंगे। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए, कतर को भी नहीं भूलना चाहिए, इजिप्ट को भी नहीं भूलना चाहिए। उनका मेजर इसमें किरदार था, क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ से बातचीत में हिस्सा लिया और दे इंश्योर्ड कि ये पीस जो सीज फायर है वो इसके सक्सेसफुल एंड की तरफ लेके जाया जाए। तो मेरा ख्याल में उनका भी इसमें बड़ा किरदार है। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि इसराइल कैबिनेट ने तो इसकी मंजूरी दे दी, लेकिन इस मुआहदे के बावजूद इसराइल के गजा पे हमले अभी भी जारी हैं, इस पे क्या होगा? देखिए ये वो इसीलिए है कि वो असल में वो सीज फायर की जो इम्प्लीमेंट होना है इतवार से होना है, तो ये इस तरह अपनी वो एक दाग बिठाने के लिए ये स्ट्राइक्स करे, जिस तरह आज भी स्ट्राइक्स की 100 के करीब की शहादतें हुई हैं। तो दैट इज अनफॉर्चुनेट। देखे कि इंटरनेशनली हम देख सकते हैं कोई कानून तो दुनिया में है ही नहीं है। जब वीक टू वीक हो या मुसलमानों का केस आता है तो वो यहाँ हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के फैसलों पर कोई अमल नहीं हुआ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फैसलों पर अमल नहीं हुआ। माइट इस राइट वाली बात थी, लेकिन ओवरऑल बात यह है कि आप देख लें एक कन्वेंशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वेपन्स, इक्विपमेंट के साथ आयरन डोम का कंसेप्ट था, लेकिन ये था एक रेक टेक मलेशिया ने उनको मजबूर किया, उनको घुटनों पर लाया। दैट्स वाई गजा के लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो उनकी जीत उन्हीं की है। सर, यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है, बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये मानना है कि इसलिए अमेरिका ने इस शर्त पे इसराइल को राज़ी किया है कि अमेरिका अब मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक पे ये दबाव डालेगा कि इसराइल को जो है उसकी हैसियत को कबूल किया जाए, मंजूर किया जाए, उससे सफारती ताल्लुकात जो हैं वो बहाल किए जाएं। क्या वाकई ऐसा है? देखिए ये तो खैर पहले से चल रहा था। अगर आपको याद हो, इस जंग से लड़ाई शुरू होने से पहले भी इजराइल और सऊदी अरब में पेचअप की तरफ बातचीत चल रही थी, लेकिन बाद में सऊदी अरब ने क्लियर किया कि अनलेस टू स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं होती है, हम किसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं जाएंगे। अलबत्ता ये है कि ट्रम्प की यकीनन कोशिश होगी कि वो प्रेशराइज करे मिडिल ईस्ट के वो ममालिक जिन्होंने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करे। कोई इसमें ले, कुछ लोग देने वाली बात होगी, कुछ ले कुछ दे वाली पॉलिसी पर अमल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल में मुझे नहीं लगता है कि सऊदी अरब इस सूरत हाल में जाके फौरन वो उस पर अमल करे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि अमरीकियों को ईरान क्यों इतना खटक रहा है? देखिए जी, अभी शुरू से उनके ईरान के न्यूक्लियर जो खदशात हैं वो इसराइल को ज्यादा है अमेरिका से। तो अमेरिका इसराइल का एलाई है, वो चाहता है कि इसराइल की जो एग्जिस्टेंस मिडिल ईस्ट में हो, ताकि वो उनके मकासद भी और अरबों के लिए भी एक फोर्स के तौर पे वहां पर रहे। और इसराइल ने वैसे खुला उन्होंने कई दफा एडमिट किया है कि दो ममालिक से उनको थ्रेट है, कि ईरान से, सेकंड पाकिस्तान से। सिंस पाकिस्तान इस फार अवे, तो लेकिन ईरान के जो न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट्स हैं, और रिसेंटली हमने देखा है कि दुनिया अभी मानती है कि इनके बहुत करीब वो पहुंच चुके हैं, वो बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरीके से हमले पास्ट में हुए हैं, इनके न्यूक्लियर साइटिस पे हुए हैं, न्यूक्लियर साइट्स पे साइबर अटैक्स हुए हैं, तो इवन तो इसराइलीज ने ये भी कहा था कि हमने जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ईरान के डिस्ट्राइक करना, अगर अमेरिकन हमारे साथ हों तो न भी होंगे तो हम स्ट्राइक्स करेंगे। और ट्रम्प, अगर आपको याद हो, ट्रम्प ने जो न्यूक्लियर जो अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान,
वो ओबामा ने की थी तो 2015 में हुई थी, लेकिन जब ट्रंप ऑफिस में आए तो उन्होंने उसको नल एंड डिक्लेयर कर दिया था। तो इवन जब पीछे जब ये आपस इसराइल और ईरान में स्ट्राइक्स हो रही थी तो उस वक्त भी ट्रंप ने रिकमेंड किया था इसराइल को न्यूक्लियर साइट्स पे स्ट्राइक्स करनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की बात यह है कि अनप्रेडिक्टेबल भी है, कुछ लोग कहते हैं बड़े मैवरिक किस्म के इंसान हैं, एट द सेम टाइम वो पीस की भी बात करते हैं कि दुनिया में पीस हो, जिस तरह वो कहते हैं यूक्रेन और रशिया में वो पेचअप कराना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वेस्ट एशिया में एक फोर्स जो है वो ईरान है, लेकिन मेरा ख्याल ईरान वीक इसलिए। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि ट्रंप के नए दौर में ईरान पे इक्तसादी, सिफारती और फौजी पाबंदियां लग सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है ऐसा ही होगा, और मुझे ये पॉसिबिलिटी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं किसी मौके पर ये जाके स्ट्राइक्स में भी जाएं और वो इन कनाइवेंस जब इजराइल भी इनके साथ शामिल हो, और एट द सेम टाइम इनकी कोशिश यही हो कि ईरान को, क्योंकि ईरान को ऑलरेडी सेटबैक्स हुए हैं वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, शाम के जो उनका एक लिंक बनता था लेबनान से वो भी निकल गया है, और जो इसराइल की स्ट्राइक्स हुई थी न्यूक्लियर उनके जो मिसाइल साइट्स में, तो उससे भी उनको सेटबैक्स है। तो ईरान भी थोड़ा सा डिफेंसिव पे है, तो मेरे ख्याल में भी कोशिश होगी ईरान को मजीद वीक किया जाए, लेकिन ईरान की कोशिश होगी कि वो अपनी इकोनॉमी को एड्रेस करे, क्योंकि सैंक्शंस पर ऑलरेडी लगे हुए हैं। जिस तरह इनके प्रेसिडेंट अभी के जो हैं वो उनकी कोशिश है पहले हम अपनी इकोनॉमी बेहतर करें, फिर आगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अहमद खान साहब। नाज़रीन, ब्रिगेडियर साहब का ये कहना है कि ईरान जो इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि इसराइल और अमेरिका की तरफ से इस पर मज़ीद पाबंदियाँ लग सकती हैं और खत्ता के स्ट्राइक्स भी हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात कल होगी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।